इस कहानी दहशत सदा का ये 7वां पार्ट है। पिछले तमाम पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टाल के मुअज़्ज़ज़ सासरीन, तो चलिए बढ़ते हैं आज के 7वें पार्ट की तरफ। राम प्यारी मंदिर की देवड़ी के बाहर एक जगह बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखकर उठ खड़ी हुई और बड़े हमदर्दाना अंदाज में बोली, बाबू, मैंने तुम्हें बड़ी तकलीफ दी है। सोच रही हूँ कि तुम मुझे सिर्फ लारी में चढ़ा दो, आगे मैं अकेली चली जाऊंगी। लेकिन मेरी अकल इस वक्त मुझे जवाब दे चुकी थी। औरत के हुस्न ने बड़े बड़े फरहादों, रांचों और मजनुओं को दीवाना बना दिया था। मैं तो इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं था। मुझे लगता था कि अगर मैं इस औरत से जुदा हो गया तो मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा खला पैदा हो जाएगा जो कभी पुर नहीं हो सकेगा। मैंने फ़ौरन कहा, नहीं नहीं राम प्यारी जी, नहीं, मैं तुम्हें अब बंगला तक छोड़कर आऊँगा। ज़माना बड़ा ख़राब है, तुम्हें अकेली सफ़र नहीं करना चाहिए, आओ मेरे साथ। हम क्राउन बस के अड्डे पर आ गए, जो इस ज़माने में घड़ी शाहू के चौक में हुआ करता था। दिन काफ़ी निकल आया था। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमें जहलम जाने वाली लारी मिल गई। राम प्यारी को मैंने खिड़की के पास बैठाया और खुद इसके साथ बैठ किया। जब से ये लड़की मुझे मिली थी, इसके जिस्म से मुसलसल एक बड़ी धीमी और ख्वाबों की दुनिया में ले जाने वाली खुशबू आ रही थी। अब जब वो लारी में मेरे बिल्कुल करीब साथ लगकर बैठी तो मुझे इसके जिस्म से इस तरह का सेंक यानी हरारत से निकलकर मेरे जिस्म से टकराती महसूस हुई, जैसे इसे बुखार चढ़ा हुआ हो। इसके बदन की हरारत बराबर खारिज होकर मेरे जिस्म में दाखिल हो रही थी। मैंने इससे पूछ ही लिया, तुम्हारा बदन बड़ा गर्म है, तुम्हें बुखार तो नहीं? राम प्यारी ने मुस्कुराती हुई तिलस्मी निगाहों से मेरी तरफ देखा और मेरे हाथ अपने गर्म हाथ पर रखते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबू। लारी जहलम की तरफ चल पड़ी। राम प्यारी का गर्म जिस्म मेरे जिस्म के बिल्कुल साथ टिका हुआ था। रास्ते में दो एक बार मुझे महसूस हुआ कि राम प्यारी अपने जिस्म का बोझ मुझ पर डाल रही है, बजाय इसके कि मैं अकल से काम लेते हुए ये सोचता कि ये कोई गलत औरत तो नहीं, बल्कि मैं उल्टा इसके जिस्म के दबाव और हरारत से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगा। इसमें मेरा कोई कसूर ना था। मैं नौजवान था, सेहतमंद था, खुश शक्ल भी। रगों में जवानी का खून बड़े ज़ोरों से गर्दिश कर रहा था। मेरे साथ एक खूबसूरत लड़की मेरे जिस्म के साथ जिस्म लगाकर बैठी हुई थी। मेरी मत न मारी जाती तो और क्या होता। दोपहर से ज़रा पहले लारी जहलम पहुंच गई। मुझे भूख लग रही थी। बसों के अड्डों पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। मेरे राम प्यारी से कहा, मेरा ख्याल है यहाँ कुछ खा पी लेते हैं। लड़की ने मुस्कुराती आंखों के साथ मुझे देखा और बोली, जैसे तुम्हारी मर्जी बाबू। यह लड़की इतनी खूबसूरत थी कि जो कोई करीब से गुजरता इसे निगाह भरकर ज़रूर देखता था। कासरी रंग की साड़ी में इसका हुस्न और ज़्यादा निखर आया था। हम रेस्टोरेंट में बैठ गए। मुझे मालूम था कि बाज़ हिंदू लोग गोश्त से परहेज़ करते हैं और सिर्फ शाकाहारी ही खाते हैं। ऐसे लोग हिंदुओं के वैष्णव फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने लड़की से पूछा, तुम्हारे लिए कौन सी सब्ज़ी मंगाऊँ? वो हंसी और मुतरन्नम आवाज़ में बोली, मैं गोश्त बड़े शौक़ से खाती हूँ, मैं मॉडर्न ज़माने की लड़की हूँ। मैंने भुनी हुई मुर्ग की 2 प्लेटें मंगवा ली। साथ तंदूर की रोटियाँ थी, सलाद भी था। हम खाना खाने लगे। मैंने महसूस किया कि इस लड़की को वाकई गोश्त खाने का बहुत शौक़ था। वो इस तरह मुर्ग का गोश्त खा रही थी जैसे इसे बड़े अरसे बाद गोश्त खाना नसीब हुआ हो। खाने के बाद हम चाय मंगवा कर पीने लगे। मैंने लड़की से पूछा, मैं हैरान हूँ तुम बनारस से अकेली कैसे लाहौर आ गई? इसने कहा, लाहौर तक मेरे साथ एक औरत भी आई थी, मगर इसे आगे सिंध जाना था। तुम्हारे माता पिता बनारस ही में रहते हैं क्या? मेरे माता पिता स्वर्गवास हो चुके हैं। इसने कहा, यानी इसके माँ बाप वफात पा चुके थे। कहने लगी, मैं लड़कियों के हॉस्टल में रहती हूँ। मेरी एक मासी भी बनारस में रहती है, मगर मैं अकेले रहना चाहती हूँ। मैंने कहा, तुमने मुझसे ही नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ, हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, शादीशुदा हूँ या नहीं हूँ। तुमने तो मुझसे मेरा नाम भी नहीं पूछा। राम प्यारी ने मुस्कुराते हुए कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है बाबू? मैं मंदिर के बाहर इसलिए खड़ी थी कि जो आदमी मुझे अच्छा लगेगा इससे अंग्रेज़ी में लिखा हुआ पता पढ़वा लूँगी। मैंने कहा, तुम इतनी मॉडर्न लड़की हो, लेकिन ताज्जुब है कि तुम अंग्रेज़ी नहीं पढ़ सकती। तो लड़की कहने लगी,
मेरा घराना ब्राह्मणों की ऊंची जात का घराना है। हमें सिर्फ हिंदू और संस्कृत पढ़ाई जाती है, वो भी गढ़े में पढ़ाई जाती है। मैं खामोशी से चाय पीने लगा। लड़की ने कहा, मैंने तुम्हें अपना नाम बता दिया है, तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया। मैंने कहा, मेरा नाम सलीम है। ज़ाहिर है मैं मुसलमान हूँ। अकबरी मंडी में गल्ले का कारोबार करता हूँ। लड़की ने चाय की प्याली मेज़ पर रख दी और मेरे हाथ पर अपना गर्म हाथ रखते हुए जज्बाती अंदाज में बोली, सलीम बाबू, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो। मुझे ऐसा महसूस होता है हम पहले जन्म है एक दूसरे से मिल चुके हैं। मैंने कहा, मैं मरने के बाद दोबारा जन्म लेकर दुनिया में आने का कायल नहीं हूँ। लड़की ने आह भरकर कहा, कोई भी मुसलमान पुत्र जन्म का कायल नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ। अवागुण पुत्र जन्म हमारे हिंदू मजहब का अटूट अंग है। मेरे दिमाग में इस लड़की राम प्यारी का एक ही जुमला बार बार गूंज रहा था, सलीम बाबू, तुम मुझे बड़े अच्छे लगते हो। यह वो जुमला था जिससे अब तक मेरे कान नाशनात हैं और जिसे सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। मैंने प्यारी की तरफ ज़रा झुकते हुए कहा, तुम भी मुझे बड़ी अच्छी लगती हो राम प्यारी। राम प्यारी ने अपना एक हाथ अभी तक मेरे हाथ के ऊपर रखा हुआ था। मुझे इसके जिस्म की हरारत अपने जिस्म में दाखिल होती महसूस हो रही थी। इसने मेरे हाथ को ज़रा दबाया और बोली, कहीं इसका नाम प्रेम तो नहीं है सलीम बाबू? हाँ, मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया। हाँ राम प्यारी, इसे प्रेम ही कहते हैं। ये पहली नज़र का प्रेम है। राम प्यारी मुझसे ज़्यादा जज्बाती हो रही थी। इसने सर्द आह भरकर पूछा, तुम मुझसे प्रेम करते हो ना? मैं इससे ज़्यादा जज्बाती हो रहा था। अकल का थोड़ा सा दामन जो मेरे हाथ में रह गया था, अब वो भी हाथ से छूट गया था। मैंने अपना हाथ राम प्यारी के हाथ के नीचे से खींचकर इसके हाथ को थाम लिया और कहा, मुझे तो तुमसे इसी वक्त प्रेम हो गया था जब मैंने तुम्हें मंदिर के बाहर पहली मर्तबा देखा था। एक बात की वजाहत मैं यहाँ ज़रूरी समझता हूँ। वो अंग्रेज़ों की हुकूमत का ज़माना था और बड़ी आज़ादी हुआ करती थी। औरत मर्द एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर बाज़ारों में चलते थे और इसे बिल्कुल भी मायूब नहीं समझा जाता था। चुनाचे जब मैंने राम प्यारी का हाथ अपने हाथों में ले रखा था तो रेस्टोरेंट में बैठे हुए लोगों में से किसी ने हमारी तरफ हैरानी से नहीं देखा था। राम प्यारी ने अपना हाथ आहिस्ता से खींच लिया और उदास लहजे में बोली, इस प्रेम का कोई फ़ायदा नहीं सलीम बाबू। तुम मुझे मंगला में छोड़कर लाहौर चले जाओगे, मैं मंगला देवी की यात्रा करके बनारस वापस चली जाऊंगी। फिर न जाने हमारी दोबारा मुलाकात हो या ना हो। इस वक्त मोहब्बत भरे जज्बात का सैलाब मुझे बहा ले जा रहा था। मैंने मोहब्बत के समंदर में छलांग लगाती थी और मेरी अकल दूर खड़ी मेरा तमाशा देख रही थी। मैंने कहा, राम प्यारी, ये मोहब्बतों का मिलाप है। तुम कहाँ पर पैदा हुई, मैं कहाँ पैदा हुआ, कितने फासले थे हमारे दरमियान, कितने फासले अब भी हैं हमारे दरमियान, लेकिन तकदीर हमें खींचकर एक दूसरे के करीब ले आई है। राम प्यारी ठंडा सांस लेकर बोली, सलीम बाबू, कहीं ऐसा ना हो कि हम आज के बाद दोबारा हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो जाएं। मैं तो मोहब्बत के अंधे जज्बाती कुएं में उतर चुका था। मैं राम प्यारी से ज़्यादा जज्बाती हो रहा था। मैंने कहा, ऐसा नहीं होगा राम प्यारी। दुनिया ख्वाह कुछ भी कहे, हम अब कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। राम प्यारी का हसीन चेहरा मोहब्बत भरे जज्बात से कव्वल फूल की तरह खिल उठा था। कहने लगी, तो फिर मुझसे वादा करो कि तुम मेरे साथ बनारस जाओगे। वहाँ मेरी एक क्रिश्चियन सहेली का घर है, वो बड़े आज़ाद ख्याल लोग हैं। मैं अपने हॉस्टल से तुम्हें वहाँ मिलने आया करूँगी। हम जितनी देर चाहे वहाँ बैठकर बातें करेंगे। मैं वहाँ तुम्हें हिंदू जाहिर करूँगी और अपनी सहेली को बता दूँगी कि हम बहुत जल्द एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। क्या तुम मेरे साथ बनारस चलोगे? बेशक 10-15 दिन के लिए ही चले चलो सलीम बाबू। ये 10-15 दिन मेरे जीवन के, मेरे ज़िंदगी के बड़े यादगार दिन होंगे। मैं अपनी सारी ज़िंदगी इन खूबसूरत दिनों की याद में गुजार लूँगी। मैं खुद राम प्यारी से अलग नहीं होना चाह रहा था। मैंने कहा, ये तो बनारस शहर है, अगर अपने साथ मुझे दोज़ख में भी ले चलोगी तो मैं इनकार नहीं करूँगा। इस लड़की की मोहब्बत भी अब खुलकर सामने आ गई थी। इसने मोहब्बत से छलकते हुए लहजे में कहा, सलीम बाबू, अब मुझे मंगला देवी के मंदिर की यात्रा की ज़रूरत नहीं रही। मेरी प्रेम यात्रा पूरी हो गई है। हम यहीं से वापस लाहौर जाएंगे और लाहौर से बनारस चलेंगे। क्या तुम मेरे साथ जा सकोगे? तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? मैंने इससे भड़कर जज्बात में होकर कहा, मोहब्बत मुझे आवाज़ दे और मैं इसकी तरफ ना बढ़ूँ। मैं ऐसी बेवकूफ़ी कभी नहीं करूँगा। अब जो होगा देखा जाएगा। मैं तुम्हारा हूँ, मेरी हो।
मैं तुम्हारे साथ बनारस ज़रूर जाऊंगा। मैंने खाने वगैरह का बिल अदा किया। थोड़ी देर बाद हमें लाहौर जाने वाली लारी मिल गई। हम इसमें सवार होकर लाहौर की तरफ रवाना हो गए। लाहौर पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई। मैं राम प्यारी को अपने घर नहीं ले जा सकता था। राम प्यारी अपने साथ एक अटैची गैस लाई थी जो इसने दरियाए रावी के जखीरे वाले मंदिर में रखा हुआ था। हम तांगे में बैठकर मंदिर में गए और अटैची गैस वहां से उठा लाए। रुपए पैसे की मेरे पास कोई कमी ना थी। मैंने राम प्यारी से कहा, यहाँ लाहौर में एक बड़ा पुरसकून और अच्छा होटल है। इस होटल का मालिक अंग्रेज़ है। मैं तुम्हें वहाँ एक कमरा ले देता हूँ। तुम आज की रात वहाँ क़याम करो। इस दौरान मैं भी दुकान का काम किसी के सुपर्द कर दूंगा। हम कल बनारस रवाना हो जाएंगे। राम प्यारी टांगे में बिल्कुल मेरे साथ लगकर बैठी हुई थी। इसके बदन से निकलती हुई हरारत अब मुझे एक नई कुव्वत और तवानाई अता कर रही थी। कहने लगी, अब तुम मेरे स्वामी हो। तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूँगी। जिस हाल में रखोगे इस हाल में रहूँगी। इन जुमलों ने मुझ पर एक नशा सा तारी कर दिया। मैं तांगा लेकर नेडोज होटल में गया। क्या मैं पाकिस्तान से पहले नेडोज होटल लाहौर में इस जगह पर हुआ करता था जहां अब अवारी होटल है। यह लाहौर स्टेशन के सामने वाले बरगंजा होटल के बाद लाहौर का इस ज़माने में सबसे महंगा होटल था। लेकिन इन दिनों होटलों की साख बड़ी अच्छी थी। कुछ रुपए मेरे पास ही थे। मैंने नेडोज होटल का एक कमरा किराए पर लिया। राम प्यारी को होटल में बिठाया। खुद अकबरी मंडी में अपनी दुकान पर आ गया। दुकान अभी खुली थी। मेरा दोस्त खालिद और दोनों मुलाजिम दुकान पर ही थे। मैंने खालिद से कहा, मुझे एक ज़रूरी काम के सिलसिले में कराची जाना पड़ गया है। हो सकता है मुझे वहाँ कुछ दिन लग जाए। तुम पीछे कारोबार की देखभाल करते रहना। खालिद ने कहा, असल बात क्या है मुझे बताओ। तुम आज भी दुकान पर नहीं आए, दिन भर गायब रहे हो। मैंने कहा, ऐसी परेशान होने वाली कोई बात नहीं। मैंने बता दिया ना कि कारोबारी सिलसिले में जा रहा हूँ। खालिद ने इसके बाद कोई सवाल नहीं किया, खामोश रहा। वहाँ से मैं सीधा अपने घर गया जो दुकान से ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने नहा धोकर कपड़े तब्दील किए। एक अटैची केस में कुछ कपड़े और दूसरा ज़रूरी सामान रखा। मकान को ताला लगा दिया और टांगे में बैठकर नेडोज होटल आ गया। इस वक्त रात हो चुकी थी। राम प्यारी ने कमरे को अंदर से कुंडी लगा रखी थी। मैंने आहिस्ता से दस्तक दी। इसने पूछा, कौन है? मैंने कहा, मैं हूँ सलीम। इसने दरवाज़ा खोल दिया। मैं अंदर दाखिल हुआ तो वो बेइख्तियार मुझसे लिपट गई और सहमी हुई आवाज़ में बोली, मेरे स्वामी, मुझे इस तरह अकेले छोड़कर ना जाया करो। तुम्हारे बगैर मुझे बड़ा डर लगता है। राम प्यारी का जिस्म गर्म हो रहा था। इसके जिस्म से निकलती इस हरारत को मैंने इसी वक्त महसूस कर लिया था जब वो पहली बार मेरे करीब हुई थी। मैंने इसे प्यार करते हुए कहा, मैं तो तुमसे थोड़ी देर के लिए अलग हुआ था। ये देखो, मैं अटैची गैस लेने गया था। अब तुम्हारे साथ ही रहूँगा। राम प्यारी ने मेरे गले में बाहें डाल रखी थी। कहने लगी, वचन दो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। इस वक्त मेरे दिमाग पर मोहब्बत का चिन्ह सवार था और फिर वचन देने यानी वादा करने में कोई कबाहत भी नहीं थी। मैंने कह दिया, मैं वचन देता हूँ राम प्यारी कि तुमसे कभी अलग नहीं होऊंगा। वो दीवानावार मुझसे चिपट गई। नौजवान लड़की थी। ऐसा मुतनासिब जिस्म और जिस्म के दिलकश खतूत जो राम प्यारी के थे मैंने कभी किसी औरत के नहीं देखे थे। ऐसा लगता था कि बनाने वाले ने इसे बड़ी मेहनत और मोहब्बत से बनाया है। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जल्दी से राम प्यारी को अलग कर दिया। वो अपनी साड़ी ठीक करती हुए सोफे पर बैठ गई। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। होटल के बेरे ने अंदर आकर पूछा, साहब खाना किस वक्त खाएंगे? मैंने कहा, 1 घंटे तक ले आना। ओके सर। बेरा चला गया। मैं राम प्यारी के साथ सोफे पर बैठ गया। मैं दुकान की तिजोरी में से 5,000 के करीब करेंसी नोट निकाल कर ले आया था, जिनमें से आधे मेरी जैकेट की जेब में थे, बाकी मैंने अटैची केस में रखे हुए थे। मैंने राम प्यारी से कहा, अगर तुमने अपने लिए कोई साड़ी वगैरह या कोई दूसरी चीज़ खरीदनी हो तो मेरे साथ अनारकली चलो, दुकानें अभी खुली होंगी। राम प्यारी ने मेरी कमर की गिर्द बाजू हमाइल करके अपना सर मेरे कंधे के साथ रख दिया और बोली, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए मेरे स्वामी। अयाम शबाब में ही नहीं, किसी भी उम्र में कोई औरत अगर किसी मर्द से ये कह दे मैं तुम पर जान देती हूँ और तुम्हारे सिवा मुझे दुनिया की किसी चीज़ की हाजत नहीं, तो एक ताकतवर मर्द इसका दिमाग भी ज़रूर ख़राब हो जाता है और वो ख्याली जन्नत की फ़िज़ाओं में परवास करने लगता है। जवानी में तो वो किसी खूबसूरत लड़की से इस किस्म का इज़हार मोहब्बत सुनकर इतनी बुलंद उड़ने लगता है
कि किसी के हाथ ही नहीं आता। मैंने कमरा मिस्टर एंड मिसेस सलीम बट के नाम पर लिया था और एड्रेस मुल्तान का लिखवा दिया था, जो फर्जी एड्रेस था। खाना आ गया। राम प्यारी ने ख़ास तौर पर भुना हुआ गोश्त और कबाब रग़बत से खाए। मैंने झेलम के रेस्टोरेंट में भी इसे इतनी रग़बत और शौक़ से गोश्त खाता देखकर हैरान ज़रूर हुआ था कि ये लड़की हिंदू होते हुए इतने शौक़ से गोश्त खा रही है कि इतने शौक़ से कोई मुसलमान मर्द भी नहीं खाता। मोहब्बत ने मेरे सोचने समझने की कुव्वत को एक ऐसा इंजेक्शन लगा दिया कि मैं राम प्यारी के ख़िलाफ़ कुछ सोच नहीं सका। ज़्यादा से ज़्यादा यही ख्याल आया कि हो सकता है राम प्यारी के फ़िरके के लोग गोश्त शौक़ से खाते हों। खाना खाने के बाद हमने काफ़ी मंगवा कर पी। कुछ देर प्यारे मोहब्बत की बातें करते रहे। जब रात गहरी होने लगी तो राम प्यारी ने मेरे पहलू से उठते हुए कहा, मैं रात को स्नान करके सोती हूँ, तुम भी स्नान कर लेना। स्नान का मतलब गुस्ल होता है। मैं कभी रात को नहाकर नहीं सोया था, लेकिन राम प्यारी ने कहा तो मैंने कहा मैं भी स्नान कर लूँगा। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, फिर अपने अटैची केस में से इसने शब ख्वाबी का रेशमी पजामा और रेशमी कमीज़ निकाली और मुस्कुराती हुई बाथरूम में चली गई। मैं सोफे पर बैठा लाहौर से शाया होने वाला अंग्रेज़ी का अखबार ट्रिब्यून पढ़ रहा था। वो नहाकर गुस्ल खाने से निकली तो इसने शब ख्वाबी का रेशमी लिबास पहन रखा था। बाल खुले थे जिन्हें वो तेलिए से खुश कर रही थी। वो कहने लगी, जाओ स्वामी जी, अब तुम स्नान कर लो। मैंने भी अपने अटैची केस में से रात को पहनने वाला कुर्ता पजामा निकाला और बाथरूम में घुस गया। इस ज़माने में आदमियों में शलवार पहनने का इतना रिवाज नहीं हुआ था। लोग ज़्यादातर गर्मियों में कुर्ता और ज़रा चौड़ी मोहरी वाले लट्ठे का पजामा ही पहनते थे। कुर्ता बगैर कॉलर के होता था। मैं नहाने के बाद बाहर निकला तो राम प्यारी शब ख्वाबी के रेशमी लिबास में मलबूस अपने बालों में कंघी फेर रही थी। इसने कोई बड़ा ही तिस्मी परफ्यूम लगा रखा था। कमरा इस परफ्यूम की धीमी धीमी खुशबू से महक रहा था। मैं इसके पास बैठ गया। मैंने इससे पूछा, ये कौन सी खुशबू तुमने लगाई है? ये इवनिंग इन पेरिस नहीं लगती। इस ज़माने में सबसे मशहूर परफ्यूम इवनिंग इन पेरिस ही हुआ करती थी। राम प्यारी ने कहा, यह मेरी एक सहेली ने अमेरिका से मुझे भेजी थी। सिंगार मेज़ पर इसकी शीशी है, तुम भी जाकर लगा लो। मैं उठकर सिंगार मेज़ के पास गया। वहाँ क्रीम और पाउडर की शीशों के अलावा गहरे सब्ज रंग की छोटी सी गोल शीशी पड़ी थी, जिसके बाहर हवा में उड़ती हुई किसी परी की तस्वीर बनी हुई थी। मैंने इसका ढक्कन खोलकर सूंघा। बड़ी गहरी और पुरस्कार खुशबू थी। मैंने थोड़ी खुशबू लगा ली और वापस आकर सोफे पर राम प्यारी के साथ बैठ गया। मेज़ पर एक प्लेट में संतरे और 2-4 सेब पड़े थे। छुरी भी साथ ही थी। मैंने कहा, सेब खाने को जी चाहता है, और मैंने छुरी से सेब छील कर इसे काटा तो छुरी मेरी उंगली पर लग गई। एक छोटा सा कट लग गया और वहाँ से खून निकलने लगा। राम प्यारी ने हे भगवान कहकर उंगली पकड़कर मुंह में डाल ली और खून चूस लिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं मेरी जान, ज़रा सा जख्म हुआ है, अपने आप ठीक हो जाएगा। मगर राम प्यारी बराबर मेरी उंगली मुंह में डाले खून चूस रही थी। आखिर मैंने बाहर खींच ली। राम प्यारी ने कहा, मेरे स्वामी, तुम्हारी जगह मुझे जख्म लग जाता, मैं तुम्हारा खून बहते नहीं देख सकती। और इसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने जल्दी से इसे अपने साथ लगा लिया और कहा, इसमें रोने की क्या बात है? नहीं नहीं मेरे स्वामी, तुम्हारी ज़रा सी भी तकलीफ नहीं देखी जा सकती। मेरी उंगली पर जहाँ छुरी लगी थी फिर थोड़ा सा खून उभर आया। राम प्यारी ने जल्दी से मेरी उंगली दोबारा मुंह में डाली और खून चूस लिया। इस दफ़ा मैंने अपना सफ़ेद रुमाल थोड़ा सा फाड़ कर उंगली पर पट्टी बनाकर बांध लिया। राम प्यारी ने अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी और आंसुओं से भीगी हुई आवाज़ में कहा, स्वामी, अब मैं तुम्हें कभी सेब नहीं काटने दूंगी। मैंने इसे प्यार करते हुए कहा, अच्छा, अब मैं कभी सेब नहीं काटूंगा। फिर इसने मेरी तरफ बड़े अकीदतमंद नज़रों से देखते हुए कहा, स्वामी, तुम्हें पहली बार देखकर मुझे यही ख्याल आया था कि तुम आकाश की कोई मखलूक हो। जानते हो, तुम्हारे खून का जायका मीठा है। हमारे वेदों में लिखा है कि मीठा खून सिर्फ देवताओं का होता है। तुम भी देवता हो, जो इंसानों की भलाई की खातिर इंसानी रूप में दुनिया में ज़ाहिर हो गया है। वो देर तक इसी किस्म की मोहब्बत और अकीदत भरी बारिश करती रही। जब कमरे में लगे हुए कलाक ने रात का 1 बजाया तो मैंने कहा, राम प्यारी, जाओ तुम पलंग पर सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊँगा। राम प्यारी तो कानों को हाथ लगाने लगी। तुम देवता समान हो स्वामी, ये कैसे हो सकता है कि मैं पलंग पर सोऊं और तुम यहाँ सोफे पर? नहीं,
मुझसे यह महापाप नहीं होगा। तुम पलंग पर जाकर सो, मैं तुम्हारे कदमों पे बैठकर सारी रात तुम्हारे पाँव दबाऊंगी। ये था इस कहानी दहशतज़दा का 7वां पार्ट। आगे के वाक़ियात में हम ये जान सकेंगे कि राम प्यारी कोई औरत है या चुड़ैल, और सलीम के साथ आगे क्या वाक़ियात हुए हैं। ये तमाम वाक़ियात जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आगे के पार्ट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।